अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के जो फर्स्ट पेपर है जिसमें आपके रीतिकाल रखा गया है और उस रीतिकाल के विषय में बताना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें रीतिकाल को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कब से शुरू हुआ, किस किस समय को किस किस नाम से जाना गया, किस कालखंड के नाम से जाना गया, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने आपसे पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा है उस पर आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का इतिहास आपका प्रारंभ होता है और थर्ड ईयर में जाकर खत्म होता है। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन से कालखंड को पढ़ा उसके विषय में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास उसमें फर्स्ट ईयर में जिसको आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था आदिकाल, जिसको दूसरे रूप में वीरगाथा काल नाम से भी जाना गया था, जिसकी समय सीमा क्या थी? जिसकी समय सीमा थी विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। तो देखिए, वीरगाथा काल आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का जो फर्स्ट चरण था जिसको हम आदिकाल या वीरगाथा काल नाम से अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिया गया था। किसी ने इसको वीरगाथा काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने वीररोहन काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने इसको अंधकार काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने इसको वीर काल नाम दिया, किसी ने इसको पुरानी हिंदी काल नाम दिया। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अपने अपने इतिहास में तो अलग अलग नाम दिया गया और अलग अलग नाम के पीछे अपना वो तर्क भी दिया जो सही था। लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ नाम था वो था हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल को सभी इतिहासकार सहमत हो गए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया था। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उन्होंने वीरता की प्रधानता के आधार पर इसको वीरगाथा काल नाम दिया गया था। जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, वीरगाथा काल क्या होता है, वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है, वीरगाथा काल के प्रमुख जो ग्रंथकार हैं वो कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से ग्रंथ है और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल जिसकी समय सीमा है 1375 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। अब देखिए, हिंदी साहित्य का मध्यकाल 1375 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत होता है, 1900 विक्रम संवत तक होता है। अब ये हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है इसको हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया था। पहला था पूर्व मध्यकाल, जिसको दूसरे रूप में जाना गया भक्ति काल के नाम से। भक्ति काल जिसकी समय सीमा थी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। दूसरा था उत्तर मध्यकाल, जिसको दूसरे रूप में रीतिकाल के नाम से जाना गया और जिसकी समय सीमा थी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो मध्यकाल था उसको 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल नाम दिया गया था। भक्ति को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग, कितनी कितनी शाखाएं हैं, उस शाखाओं के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। मतलब इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में आप हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल, इसका मतलब है 1050 विक्रम संवत से और 1700 विक्रम संवत तक का साहित्य तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। इसके बाद 1700 से 1900 विक्रम संवत अर्थात लगभग 1700 विक्रम संवत का मतलब है लगभग 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी से लेकर के और 1850 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का क्या नाम दिया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या नाम दिया गया, उस इतिहास में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी कौन कौन सी काव्य रचना है और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये आपको अब सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा, जिसको हम दूसरे रूप में रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब रीतिकाल है क्या?
रीतिकाल को क्या क्या नामकरण किया गया, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये आपको इस साल सेकेंड ईयर में सीखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल। रीतिकाल होता क्या है, तो देखिए अब आ जाते हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल। हिंदी साहित्य का रीतिकाल, तो सबसे पहले तो हम रीति पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम रीति पर चर्चा करते हैं कि रीति क्या होती है, रीति क्या है। तो देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है रीति की। आचार्य वामन, रीति संप्रदाय आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, रीति संप्रदाय जिसके जो प्रवर्तक थे आचार्य वामन। आचार्य वामन ने रीति के विषय में क्या कहा था, आचार्य वामन ने रीति के विषय में कहा था विशिष्ट पद रचना इति रीति, अर्थात विशेष प्रकार के पदों की रचना करना ही रीति कहलाती है। और विशेष पद क्या होते हैं, अर्थात विशेष पद क्या होते हैं, विशेष पदों का मतलब उन्होंने कहा विशेषो गुणात्मना, अर्थात विशेष पद होते हैं जो गुणों से युक्त होते हैं। और गुण कितने होते हैं, 3 गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, अर्थात इन गुणों से युक्त जो रचना होती है वो रीति कहलाती है, ये उन्होंने कहा था। अगर लेकिन हमारे जो हिंदी के जो इतिहासकार है उन्होंने रीति को अलग तरह से किया। उन्होंने रीति का अर्थ किसी ने मार्ग बताया है, किसी ने शैली बताया है, किसी ने पद्धति बताया है, अगर लेकिन आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने रीति का अर्थ बताते हुए कहा है, उन्होंने कहा काव्यांग निरूपण इति रीति, अर्थात काव्यांग निरूपण अर्थात काव्य में उसके अंगों का अधिक से अधिक निरूपण कर देना, अधिक से अधिक बता देना ही रीति कहलाता है। काव्य के अंग क्या होते हैं, कविता के अंग क्या होते हैं, छंद, अलंकार, रस, लक्षण, उदाहरण, ये कविता के लक्षण होते हैं। अर्थात ऐसी कविता जिसमें अधिक से अधिक छंद, अलंकार, रस, लक्षण, उदाहरण दिए गए हो, वो रीति कहलाती है। अगर अर्थात काव्यांग निरूपण इति रीति, काव्य में अधिक से अधिक उसके अंगों का, उसके लक्षणों का अधिक से अधिक निरूपण कर देना, बता देना ही रीति कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और उनके अनुसार इसी को रीति कहा गया है। इतिहासकार इसी से सहमत हो गए हैं। अर्थात रीति का अर्थ होता है कविता में अधिक से अधिक उसके छंद, अलंकार, रस का प्रयोग करना। तभी तो आपने देखा होगा कि भक्ति काल था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भक्ति काल के कवि जानबूझकर कविता नहीं लिखते थे। कविता लिखना उनका उद्देश्य नहीं था, समाज सुधार उनका प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि रीति काल के कवियों का उद्देश्य समाज सुधार नहीं है, रीति काल के कवियों का उद्देश्य ही कविता के कला पक्ष को सजाना है, रीति का निरूपण करना है। कविता में अधिक से अधिक उसके छंद, अलंकार, रसों पर चमत्कारी कविता को अधिक से अधिक अलंकारिक रूप प्रदान करना, अधिक से अधिक श्रृंगारिक रूप प्रदान करना, ये ही रीति कहलाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्यांग निरूपण इति रीति, अर्थात कविता में अधिक से अधिक उसके अंगों का निरूपण कर देने को रीति कहा है। अब रीति को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए रीति का वर्गीकरण भी किया गया है। पहले तो इसका हम नामकरण देखते हैं, रीति काल को किस किस आचार्य ने क्या क्या नामकरण दिया। तो हिंदी साहित्य में जो रीति काल है उसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने ग्रंथों में अलग अलग नामकरण किया है। सबसे पहले आप देखिए रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के रीति काल को रीति काल नाम दिया। उन्होंने इसको रीति काल नाम दिया। नंबर 2 है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति को श्रृंगार काल नाम दिया। उन्होंने रीति काल का नाम श्रृंगार काल रखा है। तीसरे हैं क्योंकि इस युग में श्रृंगारिक रचनाएं अधिक लिखी गई, अर्थात उन श्रृंगारिक रचनाओं को प्रमुख मान करके, आधार मान करके, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया। तीसरे हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तीनों भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नाम का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकार काल नाम दिया। अलंकार काल, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया
कि इस युग में जो भी रचनाएं लिखी गई थी उनमें अधिक से अधिक अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए उस अलंकारों की प्रधानता की वजह से इस युग का नाम था अलंकार काल रखा जाए। लास्ट थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने इसको कलाकार नाम दिया, कलाकार नामकरण किया। अब देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल से भी पूछा तो उन्होंने भी तर्क दिया कि इस युग में अर्थात रीतिकाल की समय सीमा क्या है, 1700 विक्रम से 1900 विक्रम संवत, अर्थात इस 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के बीच जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी उन सभी रचनाओं में भा पक्ष के अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा था। अगर कला पक्ष में क्या चीजें होती है, यही भाषा, छंद, अलंकार, रस वगैरह ये कला पक्ष की चीजें होती है। तो अर्थात जिसमें कला पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा था, ऐसी उन रचनाओं में कला पक्ष की वजह से इस युग का नामकरण कलाकाल रखा गया। इस तरह हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया गया और उस नाम के पीछे जो तर्क दिया था वो इस प्रकार था। अब आगे की चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, धन्यवाद।